हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ के अंदर हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलने वाले हैं और लेक्चर नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है डाटा स्ट्रक्चर की, नीड क्या है डाटा स्ट्रक्चर की। मींस कि सब कुछ सही चल रहा था, परफेक्ट चल रहा था, तो अचानक से हमने ये डाटा स्ट्रक्चर टाइप की चीज़ लाकर क्यों अंदर डाल दी कंप्यूटर साइंस में। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी, ऐसे क्या मसाइल आ गए थे जिसकी वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो देखें, बात यह है कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो आपके कंप्यूटर में चलने वाले सॉफ्टवेयर हों, चाहे वो आपकी वेब एप्लीकेशंस हों जो कि आप ब्राउज़र पे ओपन कर रहे हो, या फिर जो आपकी आजकल के दौर में आपके स्मार्टफोन्स पे चल रही हैं एप्लीकेशंस, या किसी और डिवाइस के अंदर कोई एप्लीकेशंस चल रही हैं। इवन कि आपकी जो गाड़ी है, जो आजकल आपकी कंप्यूटराइज कार्स आ रही हैं, उसके अंदर भी अगर कोई आपकी कोई सॉफ्टवेयर जो है चल रहा है, तो वो सारी की सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी वो बन रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कम्प्लेक्स होती चली जा रही हैं। वो पेचीदा होती चली जा रही हैं। उनके अंदर सिस्टम कल जितने थे आज उससे ज़्यादा हैं, और आने वाले कल में उससे भी ज़्यादा होते चले जाएंगे। और ये बढ़ते हुए सिस्टम, ये बढ़ती हुई फंक्शनैलिटीज़ जो है उसको जो है कम्प्लेक्स करती चली जा रही हैं। इसी तरीके से द अमाउंट ऑफ डाटा इज़ इंक्रीजिंग एवरी अदर डे। जो अब ज़ाहिर सी बात है, जब एप्लीकेशन कम्प्लेक्स हो रही है तो उसके कम्प्लेक्स होने के साथ साथ उस एप्लीकेशन के साथ जो डाटा जुड़ा हुआ है, जो उस एप्लीकेशन को चलने में मदद कर रहा है, जो वो एज अ इनपुट ले रहा है, एप्लीकेशन जो आपकी एज अ इनपुट जो डाटा ले रही है, वो सब डाटा चाहे किसी भी किस्म की फॉर्मेट में, चाहे वो उसका अपना है, चाहे वो एज अ इनपुट ले रही है, चाहे वो कुछ आउटपुट की शक्ल में कुछ डाटा प्रोवाइड कर रही है, जो भी है, वो डे बाय डे वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अब ये बढ़ती हुई कम्प्लेक्सिटीज़, ये बढ़ता हुआ डाटा, ये क्या कर रहा है, ये आपके सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, आपकी एप्लीकेशंस की जो स्पीड है उसके ऊपर फ़र्क डाल रहा है। उनकी जो एफिशिएंसी है उसको डाउन कर रहा है, जो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डाउन कर रहा है। लेट्स से एक सॉफ्टवेयर है सिंपल सा, जो कि 2 फीचर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको आप इम्प्रूव करते चले गए, उसमें नई नई चीज़ें डालते चले गए, तो वक्त के साथ साथ अब आज के दौर में वही सॉफ्टवेयर जो 2 साल पहले 2 फीचर्स प्रोवाइड करता था, आज 2 साल के बाद वो 10 फीचर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए उसने, ठीक है। अब क्या आप क्या समझते हैं कि जब वो 2 फीचर प्रोवाइड कर रहा था तो जितना सिंपल सॉफ्टवेयर वो था, तो आज भी जब वो 10 फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है तो क्या वो सॉफ्टवेयर उतना ही सिंपल होगा? नहीं, अब वो डेफिनेटली वक्त के साथ कम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है ना। कम्प्लेक्स इन अ सेंस कि जब ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है तो ज़्यादा बटन्स आ चुके हैं, ज़्यादा इनपुट की फील्ड्स आ चुकी हैं, और जब ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बैक एंड पे डाटा जो ऑलरेडी उसके पास है वो भी बढ़ चुका है, और जो वो आपसे डिमांड करेगा वो भी बढ़ चुका है, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा लेगा तो ही वो कम्प्लेक्स फीचर्स उनके ऊपर प्रोवाइड करेगा और उसको प्रोसेस करके कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल के देगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो 2 साल पहले सिंपल था, तो जिस स्पीड से चल रहा था, अगर आपने उसके अंदर स्पीड को, उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, जस्ट आपने उसमें 8 फीचर्स और बढ़ा दिए, और आज 2 साल के बाद वो 10 फीचर के साथ है, तो आपको क्या लगता है कि वो वही स्पीड के साथ चलेगा जब आपने उसकी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं की? तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली एक सॉफ्टवेयर जिसमें 2 फीचर्स थे, अब आज उस सॉफ्टवेयर के अंदर 10 फीचर्स आ गए हैं, तो वो सॉफ्टवेयर स्लो हो जाएगा, वो उस स्पीड में आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा जैसे वो पहले करता था। डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, सही है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं, अमाउंट ऑफ डाटा बढ़ता चला जाता है। जब ये काम होने लगता है तो इस जगह पर कंप्यूटर साइंस के अंदर आपका डाटा स्ट्रक्चर हेल्प करता है। डाटा स्ट्रक्चर क्या करता है कि 100% तो वो वैसी परफॉर्मेंस उसकी नहीं रख सकता एक सॉफ्टवेयर की, जैसी परफॉर्मेंस वो 2 फीचर्स जब प्रोवाइड कर रहा था, जैसी परफॉर्मेंस उस वक्त देता था। डेफिनेटली अब जब वो 10 फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है तो वैसी परफॉर्मेंस 100% तो वो नहीं दे पाएगा उन 10 फीचर्स के साथ, लेकिन फिर भी वो इतनी डाउन भी नहीं करेगा जितनी के डाटा स्ट्रक्चर के ना इस्तेमाल करने से डाउन हो सकती थी, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, इस जगह पर आपका डाटा स्ट्रक्चर आके हेल्प करता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपकी विंडोज़ है, आप विंडो यूज़ करते हैं, नॉर्मली तकरीबन सब स्टूडेंट्स ही यूज़ कर रहे होते हैं विंडो। तो आप इस चीज़ को नोट करें, आप अपने लैपटॉप के अंदर फर्स्ट डे विंडो करते हैं, आपकी हार्ड डिस्क बिल्कुल खाली है, आप जैसे ही पावर ऑन करेंगे पीसी को फ़ौरन ऑन कर देगा, वेट बिल्कुल नहीं कराएगा। आप जैसे किसी चीज़ पे क्लिक करेंगे फ़ौरन वो चीज़ खुल जाएगी। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता पीसी को यूज़ करना शुरू किया, आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, डाटा बढ़ता चला गया, आपने उसके अंदर कुछ पिक्चर्स रखी, कुछ और डाटा रखा, ड्राइव्स फुल होती चली गई, डाटा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, चलता गया। अब 2-4 महीने के बाद क्या वही विंडो उसी स्पीड से ओपन होगी?
क्या वही वाली परफॉर्मेंस जो आपको फर्स्ट टाइम मिल रही थी वो मिलेगी? डेफिनेटली नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपने उसमें अमाउंट ऑफ डाटा को बढ़ाया, कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई, तो जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता विंडो की जो परफॉर्मेंस थी वो डाउन आना शुरू हो गई। अब वो डाउन आई परफॉर्मेंस, क्या इसका ये मतलब है कि विंडो में डाटा स्ट्रक्चर्स नहीं है? नहीं, ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। विंडो में डाटा स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जब भी इसी वजह से जो परफॉर्मेंस का जो लैग आया, जो परफॉर्मेंस डाउन आई, वो बहुत थोड़ी बहुत डाउन आई। अगर ये डाटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट इजाद ना हुआ होता और ये चीज़ें इंप्लीमेंट ना हुई होती अच्छे तरीके से, तो आपकी विंडो अच्छी खासी परफॉर्मेंस नीचे लेके चली जाती। इतनी नीचे के शायद आपको एक छोटे से फंक्शन को, एक छोटे से फोल्डर को ओपन करने के लिए भी पता नहीं कितने कितने मिनट्स बैठ के इंतज़ार करना पड़ता। अब डाटा स्ट्रक्चर ने आके क्या किया कि ये जो बढ़ती हुई कम्प्लेक्सिटीज़ थी एप्लीकेशंस की, बढ़ती हुई अमाउंट ऑफ डाटा थी, जो उसके साथ जो परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी, जो एफिशिएंसी जो है डाउन जा रही थी, आपकी जो स्पीड डाउन जा रही थी सॉफ्टवेयर की, उसको संभालने के लिए डाटा स्ट्रक्चर आया और डाटा स्ट्रक्चर ने उस डाटा को किसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया, चाहे वो मैथमेटिकल वे में किया, चाहे वो लॉजिकल वे में किया, या फिर इन दोनों का कम्बिनेशन यूज़ करके किया। तो इससे क्या हुआ कि आपका डाटा ऑर्गेनाइज हो गया और ऑर्गेनाइज डाटा को कंप्यूटर के लिए वापस एक्सेस करना, मॉडिफाई करना और सब कुछ आसान होता चला गया। और जब वो आसान हुआ तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ गई, और इस यही वजह थी कि आपको डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी और डाटा स्ट्रक्चर से आपने इस्तेमाल करके इस तरीके से अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ा ली। अब मैं आपके सामने आपकी एक छोटी सी एग्जाम्पल रखता हूँ, ठीक है। आपके पास 600 लोगों की लिस्ट है, यानी कि 600 नाम्स की लिस्ट है, और वो अरेंज नहीं है, मतलब उसमें रैंडम नाम पड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास एक और 600 नाम की लिस्ट है, वही 600 नाम्स की, लेकिन वो अरेंज मैनर में है। अरेंज कैसे की गई है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि एक लॉजिकल वे दे दिया गया कि वो तमाम नाम जो कि ए से शुरू हो रहे हैं वो सब के सब पहले आएंगे, फिर उसके बाद बी वाले, फिर सी वाले, एंड सो ऑन। इस तरीके से एक लॉजिकल वे में उनको अरेंज कर दिया गया। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आपसे ये सवाल है कि आपको उस लिस्ट के अंदर से, मैं ये कहता हूँ कि एक नाम है हम्माद मकबूल, आप इसको फाइंड आउट करो, तो आप उन दोनों लिस्ट में से कौन सी उठाओगे? वो वाली जो कि अरेंज नहीं है, या फिर वो वाली जो कि अरेंज है? मेरे ख्याल में अगर आप डाटा स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं अपने माइंड में, तो आप वही उठाएंगे जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आप पहले नाम से देखना नहीं शुरू करेंगे, आप डायरेक्ट सबको स्किप करके डायरेक्ट एच के ऊपर आएंगे और एच की लिस्ट के अंदर जो है नाम ढूंढना शुरू करेंगे, और वहाँ से आपको आसानी से जो है हम्माद मकबूल नाम मिल जाएगा। तो इस सारी की सारी कहानी में अगर आपका आंसर यही था कि जी मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज लिस्ट को उठाना है, मैंने सेकंड लिस्ट को उठाना है, तो अब आपको डाटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस समझ आ गई है। अच्छा, अब इससे आगे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये बात मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है और इसका क्या मकसद है? देखिए, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करते हैं, डेफिनेटली आप ये सोच रहे होंगे तो क्या मतलब है कि हम डाटा स्ट्रक्चर को पहले सीखेंगे, फिर डाटा स्ट्रक्चर के रूल्स को फॉलो करके तो हम उसके अंदर फिर जाके प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, या फिर प्रोग्रामिंग को हम डाटा स्ट्रक्चर के तरीकों के मुताबिक ढाल के लिखेंगे? क्या करेंगे हम? डाटा स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे? तो इसके बारे में आपको मैं ये बताता चलूँ कि जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, सी शार्प हो, जावा हो, पाइथन हो, जो भी लैंग्वेज है, जब वो बनाई जाती है तो उसको बनाने के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या होता है? वो डाटा स्ट्रक्चर ही होता है। डाटा स्ट्रक्चर के असूलों को फॉलो करके ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया जाता है। तो जब आप किसी भी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो डीप डाउन वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करके तो ओवरऑल जो कोड आपके लिए लिख रही होती है, या फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड आप लिख रहे होते हैं, वो ऑलरेडी डाटा स्ट्रक्चर को लेके चल रहा होता है अपने साथ, यानी कि उसके बैक एंड के ऊपर वो डाटा स्ट्रक्चर, सारा सिस्टम, सारा का सारा डाटा स्ट्रक्चर का साथ चल रहा होता है। यानी कि मैं अगर प्रोग्रामिंग करता हूँ किसी सी प्लस प्लस नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो मैंने तो अपनी तरफ से एक सिंपल प्रोग्राम लिखा होगा। अब वो सिंपल प्रोग्राम मैं रन भी कर रहा हूँ, चाहे वो कुछ छोटा मोटा ही काम क्यों ना करता हो, लेकिन वो मेरी नज़र में वो सिंपल प्रोग्राम होगा। मुझे डाटा स्ट्रक्चर की नॉलेज हो या ना हो, वो प्रोग्राम मेरे लिए पीछे कोई ना कोई बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर्स को लेके चल रहा होगा, इम्प्लीमेंट करके चल रहा होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको यूज़ करके डाटा प्रोग्रामिंग बनाई गई है वो डाटा स्ट्रक्चर ही है। अब यहाँ से एक सवाल माइंड में और आता है कि अगर प्रोग्रामिंग का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक
डाटा स्ट्रक्चर है, और डाटा स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी उस प्रोग्रामिंग के अंदर समवेयर इम्प्लीमेंटेड है, और हमें पता हो या ना पता हो, जब हम कोड लिखते हैं तो पीछे डाटा स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है। तो जब वो काम कर रहा है तो हम क्यों बैठ के पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो बात ये है कि जब आपको किसी चीज़ की फंक्शनैलिटीज़ बेहतर तरीके से पता होती हैं ना, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है ना। आप जब आप कार ड्राइव करते हो, जब आप कार का जस्ट की को घुमाते हो तो आपकी कार स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको कार ड्राइव करना आती है तो आप कार ड्राइव करके चल सकते हो, कहीं भी जा सकते हो उसको ड्राइव करके। उसका जो इंजन है वो अपने तौर पे जो उसको काम करना चाहिए वो कर रहा है। उसकी नॉलेज होना आपको शायद ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप के सामने दो ड्राइवर खड़े, एक वो जो जस्ट स्टीयरिंग ड्राइवर है जिसको गाड़ी ड्राइव करना आती है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा ड्राइवर खड़ा है जिसको गाड़ी का कार का बोनट खोल के उसको अंदर की भी नॉलेज है कि यार ये चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। इन केस अगर कहीं पे मसला आ जाए तो वहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, उसको किस तरीके से मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, और उसको इंजन का सारा स्ट्रक्चर पता है अगर, तो उस स्ट्रक्चर की क्या डिमांड है उसको समझते हुए वो गाड़ी चलाएगा, और डेफिनेटली वो गाड़ी के साथ एक अच्छा ड्राइवर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक ड्राइवर है जिसको ये पता है कि गाड़ी रेस देने से भागती है, वो उसको भगाया जा रहा है और रेस दिए जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा ड्राइवर है जो कि इंजन की भी नॉलेज रखता है, उसको ये पता है कि जब मैं गाड़ी को रेस देता हूँ तो गाड़ी भागती है, लेकिन जब मैं ज़्यादा रेस देता हूँ तो गाड़ी का इंजन भी हीट कर जाता है। इसको ये बात इसलिए पता है क्योंकि वो इंजन की नॉलेज रखता है। तो उनमें से कौन सा बेहतर ड्राइवर है? डेफिनेटली वो जिसको इंजन की नॉलेज है। तो ये भी आपका यही सिस्टम है। प्रोग्रामिंग आपकी एक कार है जिसको आप चलाते हो, लेकिन उसको चला सकते हो आप बेहतर तरीके से जब आपको उसके अंदर के इंजन की नॉलेज हो, यानी कि जो डाटा स्ट्रक्चर है। एक सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब ये है कि डाटा स्ट्रक्चर अगर हम नहीं भी सीखें तो एटलीस्ट हम प्रोग्रामिंग से काम तो कर ही लेंगे, यानी कि हम गाड़ी तो चला ही लेंगे। तो जैसे इस वक्त आप रोड पे जाते हो तो बहुत सारे ऐसे ड्राइवर होंगे जो गाड़ी चला रहे हैं, उनको गाड़ी चलाना तो आती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इंजन में क्या चल रहा है गाड़ी के। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे ड्राइवर भी होंगे जिनको ये भी पता है कि इंजन में क्या चल रहा है ड्राइवर के गाड़ी के। तो डेफिनेटली वहाँ पर आप उनको प्रेफर करोगे ना जो जिनको इंजन की नॉलेज है। इसी तरीके से क्योंकि वो एक अच्छा ड्राइवर है, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी शायद आप प्रोग्रामिंग तो इसके बगैर कर लोगे, और बहुत सारे प्रोग्रामर ऐसे हैं जिनको डाटा स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं होती, जो किसी और फील्ड के होते हैं, लेकिन बाद में प्रोग्रामिंग सीख के तो प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाते हैं और प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं। उनको क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं होती तो कोड तो वो भी लिख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो कंप्यूटर साइंस की बेस के अंदर से निकल के आए होते हैं, जो कंप्यूटर साइंस को थॉरोली स्टडी करके आए होते हैं, उनको डाटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होता है और वो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। तो आप कभी दोनों को बिठा के तो कोड लिखवा के देख लेना, आपको विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। जो बंदा डाटा स्ट्रक्चर्स को, जो बंदा एल्गोरिथम्स को समझता है, उसका कोड कंपैरेटिवली ईजी होगा, एफिशिएंट होगा और स्पीडी होगा एज कम्पेयर टू उस बंदे के जिसको डाटा स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है। अब आप ऐसा नहीं होता कि आप जो है डाटा स्ट्रक्चर सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर करके काम कर रहे होते हैं। जब डाटा स्ट्रक्चर के कोर को आप समझ जाते हैं, जब डाटा स्ट्रक्चर की नॉलेज आप अपने अंदर ले लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका माइंड प्रोग्रामिंग आपसे करवाता ही डाटा स्ट्रक्चर के रूल्स के मुताबिक है। आपको ये बात का आइडिया हो जाएगा जब आपने एल्गोरिथम्स को पढ़ा होगा, जब आपने डाटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ा होगा, आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि एक काम जिसको करने के लिए मैं 4 से 5 वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर वो 2 वेरिएबल इस्तेमाल करके हो सकता है तो मुझे प्रेफर करना चाहिए कि मैं 2 ही वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके करूँ, क्योंकि हर एक वेरिएबल बनने वाला पीछे मेमोरी में जो है कहीं ना कहीं जो है ना मेमोरी रिजर्व कर रहा है और स्पीड को डाउन कर रहा है। जब ये बात आपको समझ आ जाएगी तो डेफिनेटली आप 2 वेरिएबल्स के थ्रू करेंगे। और जब आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे, कई हज़ार लाइनों का, 1000 लाइन्स ऑफ कोड आप लिख रहे होंगे, तो आप पता नहीं कितने वेरिएबल्स जो है इस तरीके से कम करते चले जाएंगे और आपका कोड ओवरऑल एक एफिशिएंट कोड होता चला जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जिसको यही नहीं पता कि ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने से मेमोरी में डाटा जो है ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, आपका प्रोग्राम डाउन जा रहा होता है, उसकी स्पीड कम हो रही होती है, तो उसको क्या परवाह है। वो तो आसानी से जहाँ पे 10 वेरिएबल लगाने का दिल करेगा वो 10 ही लगाएगा और बोलेगा कि जब 10 वेरिएबल लगाने से काम चल गया है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इसको सोच के 10 से 5 के ऊपर लेके आऊँ या 2 के ऊपर लेके आऊँ। लेकिन अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर की नॉलेज है तो आप इस बारे में सोचेंगे। सो इस तरीके से विद द नॉलेज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर यू कैन बिकम एन एफिशिएंट प्रोग्रामर हु कैन राइट द कम्प्लेक्स प्रोग्राम एफिशिएंटली।
ठीक है ना। और होता भी यही है, जो बंदा जिसको डाटा स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं होती उसको आप कम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने को कहोगे तो वो 8 से 10 वेरिएबल तो वैसे ही बस घुसेड़ देगा। इंट ए यहाँ पे लगा दिया, अच्छा करैक्टर बी वहाँ पे लगा दिया, यहाँ से डाटा उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से डाटा उठा के वहाँ रख दिया। लेकिन जबकि दूसरी तरफ जो प्रोग्रामर जिसको डाटा स्ट्रक्चर की नॉलेज है वो क्या करेगा, वो वेरिएबल्स को कम से कम रखेगा और ट्रिकी वे में सॉल्व करेगा कि छोटे से छोटा कोड और काम भी सारा का सारा हो जाए, जबकि दूसरा बंदा ऐसा नहीं करेगा। और जिसको डाटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होती है, अगर वो बेसिकली ज़्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल करके कोड लिख भी लेता है तो वो फिर क्या करता है कि उस कोड की रीफैक्टरिंग करता है और उसको रीफैक्टर करके जितने वेरिएबल्स कम कर सकता है, जितनी कम्प्लेक्सिटी कम कर सकता है, वो उसकी कम्प्लेक्सिटी और उसके वेरिएबल्स को उतना कम करता है, क्योंकि उसने डाटा स्ट्रक्चर पे मेहनत की हुई होती है। तो ये बिल्कुल मत सोचें कि डाटा स्ट्रक्चर आपके लिए पढ़ना लाजमी नहीं है। डाटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से भी समझा दिया, फिर मैंने वापस आपको प्रोग्रामिंग में ला के भी समझा दिया। और ये 2 लाइनें कहने को तो 5 लाइनें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें में जस्ट पढ़ के चला जाता तो आप कहते कि चलो ठीक है जी हमें बात समझ आ गई। लेकिन जितना एक्सप्लेन मैंने इन 2 लाइनों को किया है, अब आपको जिस तरीके से चीज़ें क्लियर हुई हैं, अब आप आई थिंक ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करेंगे डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।